हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन को समझने वाले हैं। सो आज का इस वीडियो संबंध एवं फलन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम संबंध एवं फलन को डिटेल से समझने वाले हैं और उदाहरण 1 से लेकर 4 तक समझने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संबंध एवं फलन को डिटेल से समझने के लिए क्लास 11th के चैप्टर 2 संबंध एवं फलन को आपको अच्छे से समझना होगा, तो 12th में आपको डिटेल से अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में संबंध एवं फलन का इंट्रोडक्शन से हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम संबंध को डिटेल से समझते हैं कि संबंध किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो समुच्चय ले लेते हैं हम। जैसे समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3 4 5, ये क्या है, हमारा समुच्चय ए है। और दूसरा समुच्चय है समुच्चय बी। तो समुच्चय बी इस तरीके से हैं 2 4 6 8 10। ये क्या है, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। तो यहाँ पर समुच्चय ए और बी में मतलब संबंध किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना होता है। तो इसको हम तीर आरेख से समझते हैं। यहाँ पर तीर आरेख बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ए है और ए समुच्चय, और ये है बी समुच्चय। इसमें रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, आर। और यहाँ पर ए के अवयव को एक्स माना जाता है, बी के अवयव को वाई माना जाता है। अब यहाँ पर ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5। बी के अवयव क्या है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ और 5 का 10 के साथ। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ए का बी के साथ संबंध है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ये हमारा क्या है, संबंध है, आर है। ये हमारा क्या है, संबंध रिलेशन आर है। ए क्रॉस बी किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है और 5 का 10 के साथ है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, और इसे क्रमिक युग्म बोला जाता है। इन सब चीज़ों को हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्रमिक युग्म है और ये जो हमारा जो बना है ये हमारा क्या है, संबंध है, जिसमें ए के अवयव को एक्स बोला जाता है, वाई के अवयव को बी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये संबंध है इसको रोस्टर फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। अब ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में या तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आर यहाँ पर एक्स और वाई के अवयव लिया जा रहा है। पहला अवयव क्या है, एक्स, दूसरा वाई के अवयव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से एक्स कमा वाई सच दैट, यहाँ पर क्या है, ए के अवयव और बी के अवयव को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए के अवयव यहाँ पर क्या है, बी से दोगुना है। मतलब यहाँ पर ए के सभी अवयव को अगर 2 से गुणा कर दे तो बी के अवयव हमारा मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, y बराबर 2x। y किसके बराबर हैं, x के दुगुने के बराबर हैं। यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 से करेंगे इसको गुणा तो 2 चक्कू 8, 2 से करेंगे गुणा 2 पंच 10। तो y को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y बराबर 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में या तो समुच्चय निर्माण रूप में किस तरीके से लिखेंगे, x कॉमा वाई सच दैट y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जहाँ x क्या है, a के अवयव है, x बिलोंग्स टू a, और y क्या है, b के अवयव है, y बिलोंग्स टू b। तो इस तरीके से हमें इसको लिख सकते हैं। ये कौन सा रूप है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है और ये हमारा रोस्टर रूप है। तो रिलेशन को, संबंध को इस तरीके से समुच्चय निर्माण और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें प्रांत, सह प्रांत और परिसर को भी हमें क्लास 11th में पढ़ा है, इसको भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो प्रांत, प्रांत किसे कहा जाता है,
परिसर किसे कहा जाता है और सह प्रांत। इन 3 चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो प्रांत यहाँ पर क्या होता है, प्रांत में ए के सभी अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है बी में। तो 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है। अब सेम इसी प्रकार से बी में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है और 10 का पूर्व प्रतिबिंब 5 है। इस तरीके से यहाँ पर ए के अवयव और बी के अवयव को हम पढ़ सकते हैं। ए के लिए हम प्रतिबिंब पढ़ते हैं और बी के लिए पूर्व प्रतिबिंब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रांत क्या होता है, प्रांत ए के सभी अवयव जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब बनेगा वही हमारा प्रांत होता है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर कोई दूसरा अवयव होता है, यहाँ पर माना कि यहाँ पर 6 है, जिसका प्रतिबिंब नहीं है, तो 6 को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, प्रांत में नहीं लिखना है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। और यहाँ पर परिसर क्या होता है, परिसर यहाँ पर बी के वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये सारे के पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो 2 4 6 8 10 ये हमारा क्या है, परिसर। और सह प्रांत क्या है, बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव मतलब समुच्चय बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बी के सभी अवयव क्या हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पर अगर कोई एक ऐसा अवयव होता जिसका यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो वो हमारा पूरा का पूरा बी समुच्चय सह प्रांत हो जाता। और एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना तो उसको हम परिसर में नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से प्रांत, सह प्रांत और परिसर को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे 12th क्लास के जो सिलेबस है उसमें संबंधों के प्रकार से स्टार्ट है। ये जितना सारा हमने अभी किया है ये क्लास 11th का इंट्रोडक्शन है, जिसको हमने इस वीडियो में समझ लिया है क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो क्लास 12th का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक संबंधों के प्रकार, उसको हम समझते हैं। क्लास 12th में जो संबंधों का प्रकार है वो हमारा संबंध इस तरीके से है। जो आर है हमारा ए से ए के बीच में है, इस तरीके से, मतलब सेम है, सेम होना चाहिए। 2 समुच्चय होगा जो कि दोनों समुच्चय हमारा क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी है, ए से बी में यहाँ पर संबंध है, यहाँ पर क्या है, ए से बी में संबंध है। तो क्लास 12th में हमें जो संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें जो संबंध है उसमें एक ही समुच्चय है और ए से ए में यहाँ पर संबंध है। तो इसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संबंधों के प्रकार, उसको समझते हैं। तो संबंधों के प्रकार, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर स्वतुल्य, जिसको रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोला जाता है, जब कोई यहाँ पर क्या है, जब कोई अवयव ए कॉमा ए जो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में बिलोंग करता है, फॉर एवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए यहाँ पर क्या है, ए के अवयव है और यहाँ पर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है। जब स्वतुल्य के कंडीशन में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और फॉर एवर, ये फॉर एवर का साइन है, ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर जो स्मॉल ए है ये ए के अवयव हैं, इस तरीके से है। तो इसको अगर हम देखें तीर आरेख से इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि दोनों हमारा जो समुच्चय होगा वो हमारा सेम होगा। यहाँ पर ए से ए में यहाँ पर रिलेशन है, इस तरीके से माना कि ए का अवयव 1 2 3 4 है, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए से ए यहाँ पर क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो x में भी यहाँ पर a होगा और y में भी a होगा, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का एक के साथ संबंध हो जाएगा, मतलब सेम के साथ होना चाहिए। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 का 5 के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो,
अगर ऐसा हो, जैसे रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, इस तरीके से हो जाएगा। जो रिलेशन है वो हमारा इस तरीके से होगा। अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर संबंध है वो हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतुल्य के बाद आता है सममित। तो उसको समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सममित, जिसको सिमेट्री बोला जाता है। तो सममित का क्या कंडीशन है, जब कोई अवयव एक और ए और बी जो कि ए का अवयव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। जो संबंध है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ये है सममित का कंडीशन। सममित का कंडीशन है जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए, इसको हमें उलटना है, बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है, अगर बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर जाता है तो उसे हम बोलेंगे सममित। और इसमें ए और बी क्या है, ए के अवयव है, ए और बी ए के अवयव है। तो इसको भी हम तीर आरेख से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो समुच्चय है, दो समुच्चय हैं जो कि ए से ए है, मतलब जो संबंध है वो ए से ए में है, आर संबंध है। इसमें अवयव क्या है, 1, 2, 3 ले लेते हैं। इसमें भी 1, 2, 3। तो यहाँ पर एक का एक के साथ है, ए का ए और बी, ए यहाँ पर बी के साथ है, मतलब ए कॉमा बी है, एक का एक के साथ है। सेम यहाँ पर एक का दो के साथ हो जाएगा, फिर दो का एक के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए एक का संबंध दो के साथ है, तो दो का संबंध भी एक के साथ होना चाहिए, मतलब ए कमा बी है तो बी कमा ए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध भी हमारा किसके साथ होना चाहिए, दो के साथ होना चाहिए। सेम यहाँ पर एक का संबंध तीन के साथ है, एक का संबंध तीन के साथ है, तो तीन का संबंध भी हमारा एक के साथ होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर जो संबंध है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले क्या है, 1,2, तो यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए। सेम यहाँ पर 2 का 3 के साथ है, तो 3 का भी 2 के साथ होना चाहिए। सेम यहाँ पर 3 का 1 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर रिलेशन में अगर ऐसा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। हमारे पास 1,2 तो है, 1 का 2 के साथ है, लेकिन क्या इसको अगर उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। क्या 2,1 है, 2 का 1 के साथ है, ये हमारा मिल गया है। तो ये हमारा क्या है, सममित है। सेम यहाँ पर अगर देखें 2 का 3 के साथ है, क्या 3 का 2 के साथ है, ये सेम है। और सेम यहाँ पर 3 का 1 के साथ है, तो क्या 1 का 3 के साथ है, ये हमारा मिल गया है। तो रिलेशन में अगर संबंध में अगर इस तरीके से बन जाए, उसको उलटने के बाद अगर दूसरा संबंध हमारा मिल जाए, अगर ये वाला कंडीशन हमें मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध दिया हुआ है ये हमारा क्या है, सममित है। और लास्ट यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है संक्रामक, उसको भी समझते हैं। तो संक्रामक का कंडीशन है, संक्रामक को ट्रांसिटिव बोला जाता है। तो इसका कंडीशन क्या है, जब ए बी और सी, ए बी और सी ए का अवयव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कंडीशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक। ए कॉमा बी मतलब एक के बाद एक होना चाहिए, ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा, फिर बी और सी को लेंगे, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर इन दोनों, ये दोनों अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, संक्रामक।
अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संबंधों के प्रकार हैं, संबंधों के प्रकार 3 प्रकार से हैं यहाँ पर, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यहाँ पर 3 कंडीशन है, इन तीनों को हमें अच्छे से समझना है। और इससे रिलेटेड जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन तीनों कंडीशन को और डिटेल से आपको समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 2 इस प्रकार से है, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांग सम है। T1 यहाँ पर T2 के सर्वांग सम है, ये हमारा R दिया हुआ है। यहाँ पर रिलेशन संबंध यहाँ पर दिया हुआ है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब जिस संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड हो गया, मतलब तीनों कंडीशन को अगर फॉलो कर लिया, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जो संबंध के प्रकार है, संबंध के प्रकार 3 हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड हो गया है, संतुष्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, तुल्यता संबंध, उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो इसमें हमें तीनों कंडीशन को हमें संतुष्ट करना है, उसको सॉल्व करके हमें दिखाना है कि तीनों कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ऐसा हो तो ये जो रिलेशन है R दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि T यहाँ पर क्या है, T यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। संबंध यहाँ जो समुच्चय दिया हुआ है वो हमारा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ है। और R यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर T1 और T2 यहाँ पर क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। त्रिभुज माना कि यहाँ पर T1 है, दूसरा त्रिभुज है T2, तीसरा त्रिभुज है T3, चौथा त्रिभुज है T4, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है। मतलब जो T1 त्रिभुज है T2 त्रिभुज के ऊपर अगर रख दिया जाए, वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। मतलब यहाँ पर फोटोकॉपी, अगर समझ ले कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की फोटोकॉपी है। मतलब सर्वांग सम का मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक ले, मतलब उसका फोटोकॉपी, तो उसे बोला जाता है सर्वांग सम। हर एक कोण और हर एक भुजाएं अगर बराबर हो तो उसे बोला जाता है सर्वांग सम। तो यहाँ पर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, ये हमारा रिलेशन में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो T दिया हुआ है, यहाँ पर T यहाँ पर क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुज मतलब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा और विषम बाहु। जो T यहाँ पर दिया हुआ है, T क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है। हर एक प्रकार का जो त्रिभुज है यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुज हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो माना ये T1 त्रिभुज है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब अलग अलग त्रिभुज के शेप को, मतलब T1 T2 इस तरीके से यहाँ पर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय यहाँ पर क्या है, ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो त्रिभुज सेम हैं, दो त्रिभुजों का जो आकार है वो एक दूसरे को ढक लेगा। इस तरीके से यहाँ पर दो त्रिभुज सेम है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन में क्या दिया हुआ है, संबंध में क्या दिया हुआ है कि T1 और T2 दो त्रिभुज हैं और T1 T2 के सर्वांग सम है, ऐसा यहाँ पर संबंध में दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला कंडीशन होता है, पहला कंडीशन यहाँ पर क्या है कि पहले कंडीशन में हमें क्या सिद्ध करना होता है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर A, बिलोंग्स टू R और A यहाँ पर क्या है, फॉर एवर A यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा A में। तो स्वतुल्य का कंडीशन यहाँ पर A, बिलोंग्स टू R है और A बिलोंग्स टू A।
जो ए है वो ए के अवयव है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ है। तो त्रिभुजों का समुच्चय माना कि यहाँ पर टी त्रिभुज है, T1, T1। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जो कि सेम हैं, दो त्रिभुज हैं जो कि बिलोंग्स टू आर में हैं, और यहाँ पर दोनों त्रिभुज आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमारा क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। T1 त्रिभुज T1 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो यहाँ पर त्रिभुजों का बहुत सारा त्रिभुज है यहाँ पर, तो दो त्रिभुज तो ऐसे होंगे जो कि सर्वांग सम है। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज के कोण और भुजा दोनों सेम है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पर T1, T2 आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। जब T1 के सर्वांग सम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो R है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर R एक स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में सममित को चेक किया जाता है। सममित के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सममित का जो कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R। यहाँ पर A और B क्या है, A के अवयव है, और A, B R में बिलोंग करता है। तो जब A, B R में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R में बिलोंग करेगा। ये हमारा क्या है, सममित का कंडीशन है। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज यहाँ पर T1, T2, T1, T2 R में बिलोंग कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना T1, T2 R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम, माना यहाँ पर T1 और T2 R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम हो जाएगा। जब T1 T2 के सर्वांग सम है, कोई एक त्रिभुज T1 है और T2 आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब यहाँ पर T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। जब T1 T2 T1 के सर्वांग सम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T2, T1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर हमने माना कि T1 T2 बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब R में बिलोंग कर रहा है, तो R हमारा क्या है, T1 T2 का सर्वांग सम है। जब T1 T2 का सर्वांग सम है, इसका मतलब T2 T1 के भी तो सर्वांग सम होंगे। जब T2 T1 के सर्वांग सम है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर सबसे पहले A, B R में बिलोंग कर रहा है, तो B, A भी R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हम लिख सकते हैं R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन को भी यहाँ पर संतुष्ट कर लिया है। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है संक्रामक। तो संक्रामक का कंडीशन क्या होता है, A, B, C A के अवयव है, तो यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होगा। जब A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग टू R यहाँ पर हो जाएगा। तो हम मानेंगे यहाँ पर सेम, माना T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा यहाँ पर T2,
कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से है। इसका मतलब क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है, इस तरीके से है, तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 T3 के सर्वांग सम है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, तो इस प्रकार T1 और T3 क्या हो जाएगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि T1 T3 के सर्वांग सम होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R लिखेंगे। जब T1 T3 के सर्वांग सम हो जाएगा, इसका मतलब T1 T3 के सर्वांग सम हो जाएगा, T1 T3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, A कमा B बिलोंग्स टू R, B कमा C बिलोंग्स टू R, फिर A और C को इकट्ठा लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को हमने मान लिया था कि ये इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सर्वांग सम। जब T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है तीनों। इसका मतलब T1 और T3 भी एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो R है यहाँ पर R एक संक्रामक, R एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि तीनों कंडीशन यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कंडीशन को, तीनों कंडीशन को जो R यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो यहाँ पर R दिया हुआ ये क्या है, एक तुल्य संबंध है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, इसको लिखेंगे इस तरीके से, संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से उसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं के एक समुच्चय है तथा R बराबर L1, L2 सच दैट L1, L2 एक L1, L2 पर लंब है। यहाँ पर R दिया हुआ है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इसमें स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा लेकिन सममित होगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है वो क्या है, L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। L यहाँ पर रेखाओं का समुच्चय है। समुच्चय जो दिया हुआ है वो हमारा रेखाओं का समुच्चय है, जिसमें रेखा L1, L2, L3, L4, L5, L6 इस तरीके से दिया है, जैसे कि उदाहरण 2 में त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ था। और R यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो रेखा यहाँ पर है, L1 और L2 लिया गया है। तो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंब है, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। यहाँ पर दोनों रेखाओं को जब हम रखेंगे तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि यह सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें L यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है, समस्त रेखाओं का समुच्चय। R यहाँ पर दिया हुआ है L1, L2 L1 L2 पर लंब है, R यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, स्वतुल्य का कंडीशन होता है A, बिलोंग्स टू R और यहाँ पर फॉर एवर A बिलोंग्स टू A यहाँ पर A के अवयव हैं और A, A बिलोंग्स टू R। इस तरीके से ये स्वतुल्य का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर R में क्या दिया हुआ है, L1 और L2, मतलब L1 L2 त्रिभुज दिया हुआ है। L यहाँ पर समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखा मतलब यहाँ पर इस तरीके से रेखा हो सकता है, ये L1 है, इस तरीके से रेखा हो सकता है, ये L2 है, और यहाँ पर
इस तरीके से हो सकता है, ये L3 है। अलग अलग तरीके का जो रेखा है ये L4 है। बहुत सारे रेखाएं इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर A, A मतलब L1, 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 L1 बिलोंग्स टू R, ऐसा इस तरीके से यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर R में क्या है, L1 L2 पर लंब है। तो यहाँ पर L1 L1 पर लंब हो सकता है क्या? ये L1 रेखा है, L1 रेखा तो हमारा इस तरीके से है। ये इसके ऊपर कैसे लंब हो जाएगा? लंब मतलब यहाँ पर इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरीके से दूसरा रेखा होगा, L1 तो नहीं होगा। L1 ये है हमारा रेखा, तो L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः R स्वतुल्य नहीं होगा। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब दूसरा कंडीशन है सममित। सममित के लिए क्या हो जाएगा, सममित के लिए यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू A और B A के अवयव हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर L1, L2 बिलोंग्स टू R, माना कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब यहाँ पर L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब यही है, जो रिलेशन दिया हुआ है L1 L2 पर लंब है, इस तरीके से। इसका मतलब ये है। इसको एक बार इस तरीके से बना कर दिखाते हैं। माना कि ये L1 है और ये हमारा क्या है, L2 है। ये L2 रेखा है, ये L1 रेखा है। तो L1 पर L2 क्या है, लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि L2, तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 L1 पर भी लंब होगा। जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, L2, L1 पर लंब है। जब L1 L2 पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो L2 पर भी तो L1 लंब हो जाएगा। यहाँ पर 90, इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी सब जगह पे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः R, ऐसे लिखेंगे, अतः R एक सममित संबंध है। और लास्ट यहाँ पर क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या हो जाता है, संक्रामक का जो कंडीशन है वो क्या है, A, B, C बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। तो A, C बिलोंग्स टू R, ऐसा होगा। तो यहाँ पर L1 L2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1, L2 मानेंगे। यहाँ पर L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, L1 L2 पर लंब है तथा इसका मतलब क्या हो जाएगा, L2 L3 पर लंब है। इस दोनों का मतलब तो ऐसा ही है कि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। क्या L1 L3 पर लंब होगा? इसको एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि किस तरीके से है। तो ये हमारा दो रेखा हैं, ये हैं L1 और ये है L2। तो L1 पर L2 ये लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। सेम यहाँ पर
L2 L3 पर लंब है, ये हमारा L2 है, ये L2 है, L3 पर लंब है। तो L3 इस तरीके से हो जाएगा, L2 L3 पर लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये L2 है, L2 L3 पर लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन L1 L3 पर लंब होगा, ये हमारा L1 है और ये हमारा L3 है। तो L1 और L3 तो यहाँ पर समांतर हो रहा है ना, यहाँ पर लंब कहाँ हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर L1 L3 पर लंब नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 L3 L1 L3 के समांतर है, लंबवत या लंब नहीं है। जब ये लंबवत या लंब नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो R यहाँ पर संबंध दिया हुआ है ये हमारा संक्रामक नहीं है। तो हमें इस तरीके से लिखना है कि R एक संक्रामक संबंध नहीं है, यहाँ पर ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हमें ये इस तरीके से लिखना है, इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमें सिद्ध करना था कि ये सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर अतः R सममित है परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे NCERT बुक को कवर करेंगे, जिसमें उदाहरण और हर एक टॉपिक को डिटेल से क्लियर करेंगे और विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।